प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट पांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड अर्थात वायु या जिसे हम पवन भी कहते हैं, पवन के भूवैज्ञानिक कार्य से संबंधित जानकारी इस व्याख्यान में आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वी पर जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, उन रॉक्स का जो बड़े बड़े उनके जो बोल्डर्स होते हैं या जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बड़ा जो पोर्शन होता है रॉक्स का, उनका लगातार बड़े से मध्यम से छोटे आकार के कणों में या खंडों में उनका विभाजन होता रहता है और ये एक सतत प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है, इसके लिए जो फिजिकल एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उन फिजिकल एजेंसीज में से एक है विंड। और ये विंड किस प्रकार से जियोलॉजिकल वर्क करती है, उसके इर्द गिर्द ये आज का व्याख्यान है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रॉक साइकिल में भी हमने देखा, जो प्रारंभ में हम कहते आए कि द अर्थ, जिसका निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बहुत प्रारंभ में ये एक गर्म आग का गोला थी और उसकी कूलिंग और कंसोलिडेशन से जो प्रीमोर्डियल क्रस्ट था, जो प्रारंभिक क्रस्ट था, उसके सापेक्ष ये पृथ्वी का एक जो मॉडल हमने दिया और हमने पढ़ा कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पर क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हमने देखा कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो और उसका मेंटल का जो अपर पार्ट है, वो दोनों मिलकर प्लेट्स बनाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हमने कई तरह की जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं, उनको समझाने का हम प्रयास करते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जो मोल्टन स्टेट में जो लिक्विड मिलता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, और वो मैग्मा ऊपर की ओर जब क्रैक्स के अलॉन्ग आकर बाहर पृथ्वी की सतह पर विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर स्त्रावित होता है, तो हम उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी या वोल्केनो बोलते हैं। और ये मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है विस्फोट के साथ, बाहर पृथ्वी की सतह पर जब फ्लो करता है, तो अब उसे हम लावा बोलते हैं। मैग्मा और लावा के कूलिंग एंड कंसोलिडेशन से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक जो चट्टानें हैं, जिन्हें हम प्राथमिक रॉक्स भी या प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, इनका जो प्री एग्जिस्टिंग जो अर्लियर फॉर्म्ड इग्नेस रॉक्स थी, चूँकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में उनकी एज बहुत ज़्यादा मानी गई है, उनके ऊपर जो फिजिकल एजेंसीज का जो काम हुआ, वर्क होता है, उसके कारण जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक्स का विखंडन होता है। और इस विखंडन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिजिकल एजेंसीज होती है, उनमें पवन या वायु, जिसे हम विंड कहते हैं, वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजेंसीज हैं। विंड या पवन के अलावा जो अन्य फिजिकल एजेंसीज हैं, उसमें रिवर है, ओशंस हैं, ग्लेशियर्स हैं। तो ये इस प्रकार के जो फिजिकल एजेंसीज हैं, ये लगातार वर्षों से इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर वर्क करती है।
और इनके कारण जो इन टुकड़ों में, छोटी छोटी टुकड़ों में रॉक्स का विखंडन होता है, वो वापस एक साइकिल बनती है सेडिमेंट के रूप में। ये सारा सेडिमेंट जाकर समुद्र में जमा होता है, परत दर परत सेडिमेंट के ऊपर सेडिमेंट की लेयर जमा होती है। उनके कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस से हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो पूर्वकालिक जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिनका की डेटिंग बहुत पुराना है, उनके ऊपर भी फिजिकल एजेंसीज वर्क करती है। तो प्री एग्जिस्टिंग इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके ऊपर जब कायांतरण होता है मेटामॉर्फिक फेसिस के आधार पर, मेटामॉर्फिज्म के मार्फत, इन दोनों प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से जो तीसरी प्रकार की चट्टान बनती है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, वो भी पुरानी एज की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर भी ये फिजिकल एजेंसीज काम करती है। तो तीनों प्रकार की आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों पर ये जो फिजिकल एजेंसीज वर्क करती है, उससे इन चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होने का प्रोसेस लगातार चलता है। इस पूरे प्रक्रम में आज हम विंड के जियोलॉजिकल वर्क के ऊपर इस व्याख्यान के पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे। इस पार्ट 1 में ये जो प्रोसेस है जिससे रॉक्स के बड़े खंड छोटे खंडों में तब्दील होते हैं, टुकड़ों में बटकर, उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये सारी प्रक्रियाएं से गुजर कर रॉक्स के जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े जो खंड हैं, वो छोटे खंडों में तब्दील होते हैं। और हर प्रक्रिया में, जैसे कि इरोजन में, ट्रांसपोर्टेशन में और डिपोजिशन में, अर्थात कोई भी जो फिजिकल एजेंसी है वो 3 प्रकार से एक्ट करती है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। यानी पहले चरण में जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसके ऊपर वो फिजिकल एजेंसीज इस तरह से वर्क करेगी कि जो पार्टिकल्स, बड़े खंड हैं, उनको वहाँ से हटाएगी और उनको वहाँ से इरोड करेगी। तो पहला काम है कटाव यानी इरोजन। फिर जो इरोडेड पार्टिकल्स हैं उनको वो फिजिकल एजेंसीज ट्रांसपोर्ट करती है, वाहित करती है। तो दूसरा काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन। और जब ये फिजिकल एजेंसीज अपने साथ इस लोड को लेकर जाती है और अल्टीमेटली समुद्र में या कहीं जाकर ये जब इस फिजिकल एजेंसीज की पावर कम हो जाती है, तो ये जो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके जो लोड लाई है उस मटेरियल को वहाँ निक्षेपित कर देती है। अर्थात तीसरा जो काम है वो डिपोजिशन का होता है। तो इस प्रकार से कोई भी फिजिकल एजेंसीज प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर जब वेदरिंग का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद उसमें 3 प्रकार के उसमें एक्ट होते हैं: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। आज के इस व्याख्यान में इन सब प्रक्रियाओं से आपको परिचय कराते हुए विंड के इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन तक की जो प्रक्रियाएं होती है, वहाँ तक का जो परिचय है वो मैं इस व्याख्यान में आपके साथ साझा करूँगा। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी यानी क्रस्ट के शैलों पर क्रियाशील विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक शक्तियाँ यानी फिजिकल एजेंसीज और केमिकल एजेंसीज के फलस्वरूप सेलों का विखंडन होता है। वह सेल क्रमशः बड़े से छोटे आकार के होते जाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया। भौतिक शक्तियों द्वारा होने वाले परिवर्तन में सेलों के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। यानी जो फिजिकल एजेंसीज काम करती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर, तो उससे उनके बड़े से छोटे कण आकार में जब रॉक का विखंडन होता है तो उसके रॉक्स के संगठन में यानी उसके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है। यह प्रक्रम विघटन या डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। जबकि दूसरी ओर अगर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर रासायनिक तथा जैवाणविक प्रतिक्रियाएं एक्ट करती है तो उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन में सेलों का संगठन बदल जाता है, यानी कि संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तब इसे हम डिसइंटीग्रेशन नहीं कहकर विघटन के बजाय अपघटन और डिसइंटीग्रेशन के बजाय उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अर्थात प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर फिजिकल एजेंसी जब काम करती है तो उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता,
और जो ये प्रक्रिया होती है उसे हम डिसइंटीग्रेशन या विघटन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण उनका विखंडन होता है तो इन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो एजेंसीज हैं वो उस मूल चट्टान के संगठन को बदल देती है। तब इस प्रक्रिया को हम अपघटन बोलते हैं अर्थात डीकम्पोजिशन कहते हैं। पृथ्वी की सतह तथा इससे कुछ गहराई तक स्थित शैलों पर यानी सरफेस ऑफ द अर्थ और क्रस्ट के कुछ नीचे भाग तक भूवैज्ञानिक कारकों यानी फिजिकल एजेंसीज के रूप में वायु या विंड, सरिता नदी अर्थात रिवर, हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स, भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर, महासागर यानी ओशंस द्वारा अपघटन और विघटन के संयुक्त प्रक्रम से विखंडित शैल कण अपने मूल स्थान पर ही रह जाते हैं। यानी ये जो फिजिकल एजेंसीज अभी हमने आपके साथ चर्चा की, विंड, रिवर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, ओशंस, ये प्री एक्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे की गहराई पर जो मिलती हैं उनके ऊपर एक्ट करती है और अपघटन और विघटन के संयुक्त प्रक्रम से उसको विखंडित शैल कण छोटे छोटे कणों में तब्दील करती है। लेकिन ये जो मूल विखंडित कण हैं वो अपने मूल स्थान पर ही रह जाते हैं अर्थात स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो जहाँ इनका विखंडन होता है वहीं पर ये ठहरे हुए रहते हैं। तब इस प्रक्रिया को हम अपक्षय यानी वेदरिंग बोलते हैं। लेकिन अपक्षय के साथ यदि अपक्षीण शैल कणों का विभिन्न भूवैज्ञानिक कारकों द्वारा स्थानांतरण हो जाता है तब ये प्रक्रम अपरदन या इरोजन कहलाता है। यानी ये जो फिजिकल एजेंसीज हैं इनके द्वारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के जो बड़े खंड थे वो छोटे खंडों में तब्दील हो गए, मूल स्थान पर रह गए, जब तो उनको बोलेंगे अपक्षय या वेदरिंग। और अगर वो विखंडित जो कण हैं या जो खंड हैं वो इन फिजिकल एजेंसीज द्वारा अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तब ये प्रक्रम अपरदन या इरोजन कहलाता है। भूवैज्ञानिक कारकों द्वारा पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी की शैलों पर यानी कि जो रॉक्स ऑफ क्रस्ट हैं भूवैज्ञानिक कार्यों के अंतर्गत अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के कार्य होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको इस व्याख्यान के प्रारंभ में बताया, तो कोई भी फिजिकल एजेंसीज जब किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के बड़े खंडों को छोटे खंडों में तब्दील करती है और उन खंडों को या उन कणों को उनके मूल स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देती है तब उस प्रक्रम को हम अपरदन कहते हैं। फिर वही फिजिकल एजेंसीज उन कणों को खंडों को ट्रांसपोर्ट करती है तो उस प्रक्रम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और अल्टीमेटली वो उन कणों को खंडों को कहीं ले जाकर निक्षेपित कर देती है तो उस प्रक्रम को हम निक्षेपण या डिपोजिशन बोलते हैं। वायु अर्थात पवन या विंड द्वारा पृथ्वी की सतह पर स्थित शैलों पर अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण यानी इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के विभिन्न भूवैज्ञानिक कार्य सतत रूप से होते रहते हैं। इन कार्यों को वनस्पति, आवरण रहित एवं घने सतही अबद्ध शैल कणों वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वायु का भूवैज्ञानिक कार्य अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। पृथ्वी के भूधरातल पर विभिन्न कटिबंधों में विभिन्न वायुमंडलीय दाबों की परिस्थितियों में पवन के एक क्षेत्र से दूसरे अन्यत्र क्षेत्र में भिन्न भिन्न वेग से प्रवाहित होने के फलस्वरूप आंधी, तूफान, चक्रवात, बवंडर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। हम सीज़न कई तरह के अलग अलग सीजन्स में हम इस प्रकार से आंधी आने को देखते हैं, तूफान आता है तब हम देखते हैं, चक्रवात बनता है उसको भी हम देखते हैं और कई बार बवंडर, टॉर्नेडो जिसको बोलते हैं, वो भी हमने देखा है और महसूस किया है। अब हम वायु या पवन द्वारा जो अपरदन का काम होता है, विंड इरोजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वायु द्वारा मुख्यतः भौतिक या यांत्रिक अर्थात फिजिकल या मैकेनिकल
रूप में अपरदन का कार्य होता है। और ये 3 अलग अलग विधियों द्वारा संपादित होता है। पहला है अपवाहन, जिसे हम अंग्रेजी में डिफ्लेशन बोलते हैं। इस प्रक्रम में वायु के वेग के साथ अत्यधिक मात्रा में बालू के कण यानी सैंड ग्रेन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के साथ उड़कर परिवहित हो जाते हैं। आंधी आती है, हम देखते हैं धूल भरी आंधी आती है, तथा यह प्रक्रम अपवाहन कहलाता है। इसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं। यह वायु का प्रमुख भूवैज्ञानिक कार्य है। इसमें मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति रहित क्षेत्रों में, यानी जो अपना थार का डेजर्ट रेगिस्तान है या राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ थार का रेगिस्तान है, वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति रहित क्षेत्रों में धूल व सूक्ष्म सेल कण वायु के साथ परिवहित होते हैं तथा स्थूल सेल कण पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार की जब आंधियाँ चलती है या बवंडर आता है या हम कहें कि तूफान आता है या चक्रवात आता है, तो उस क्षेत्र में धूल के साथ वहाँ जो छोटे सूक्ष्म सेल कण हैं वो इस वायु के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन जो स्थूल कण हैं, बड़े कण हैं, बड़े खंड हैं, वो अपने मूल जगह पर ही पीछे छूट जाते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, दिखाया गया है, डिफ्लेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ विंड रिमूविंग सिल्ट एंड सैंड साइज पार्टिकल। जब ग्रेन साइज की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे नीचे जो सबसे महीन होता है उसे हम क्ले साइज पार्टिकल्स बोलते हैं, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, फिर पेबल, फिर कोबल, फिर बोल्डर। तो ग्रेवल से नीचे की साइज के अर्थात सैंड साइज तक के जो कण होते हैं, इसमें जैसे लिखा कि सिल्ट और सैंड साइज के जो कण होते हैं वो हवा के साथ वहाँ से परिवहित हो जाते हैं। यहाँ नीचे आप देखिए, मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स एट सरफेस। विंड चल रहा है, उसके साथ विंड ग्रेजुअली रिमूव्स फाइनर पार्टिकल्स। और तीसरे जो नीचे डायग्राम बताया गया है उसमें डेजर्ट पेवमेंट्स प्रिवेंट्स फर्दर विंड इरोजन्स। तो इस प्रकार से ये डेजर्ट के पेवमेंट्स आते हैं, वो उनको रुकावट के रूप में, बैरियर के रूप में भी बन जाते हैं। तो ये विंड इरोजन में डिफ्लेक्शन क्या होता है या अपवाहन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। इस प्रकार मरुस्थल में पथरीली सतह अनावृत हो जाती है यानी एक्सपोज हो जाती है तथा इस प्रक्रम द्वारा सेल कणों की छंटाई का काम हो जाता है। छंटाई का काम क्या हुआ कि जो सिल्ट और सैंड साइज के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ परिवहित होकर दूसरी जगह चला जाता है और उससे जो कोर्स साइज का जो मटेरियल है वो वहीं मूल स्थान पर छूट जाता है पीछे। भू सतह के पास निम्न स्तर में वायु के साथ शैल कणों में स्थूल कणों की बहुतायत होती है। क्या बात है? भू सतह के पास निम्न स्तर में, लोअर लेवल में, वायु के साथ शैल कणों में स्थूल कणों की बहुतायत होती है, परंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ ही सूक्ष्म शैल कणों की प्रचुरता हो जाती है। जैसे हवा लिफ्ट करती है ऊपर तो उसमें केवल सिल्ट और सैंड साइज के पार्टिकल्स ही जाएंगे, बाकी जो है स्थूल है वो नीचे रह जाएंगे। गर्मी के मौसम में अंधड़ या स्ट्रॉम के दौरान शैल कणों का वायु द्वारा कई किलोमीटर दूरी तक परिवहन होता है। हम देखते हैं जैसलमेर से आंधी चली, आगे देखते हैं वो वेस्टर्न राजस्थान में अंदर की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट बढ़ती हुई जाती है और हम देखते हैं कि जो सुबह जैसलमेर में चली वो दोपहर तक फड़ौदी पहुंच गई, शाम 4-5 बजे तक होते होते वो जोधपुर के आकाश तक को पकड़ लेती है या उधर बीकानेर की तरफ ऊपर आ जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि स्ट्रॉम के साथ किस प्रकार से सिल्ट और सैंड साइज के पार्टिकल्स हवा के साथ प्रवाहित होते हैं, जिसे हम काली पीली आंधी बोलते हैं ना अपन, वो एक इस प्रोसेस के साथ कई किलोमीटर दूर तक
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तथा इस प्रक्रम के कारण अपवाहन के फलस्वरूप यानी डिफ्लेक्शन के फलस्वरूप भौमजल स्तर तक विभिन्न गहराइयों की द्रोणियों का निर्माण हो जाता है। तो सरफेस जहाँ से ये स्ट्रॉम शुरू होता है, रास्ते में जितने भी एरियाज़ में कई जगह तो इस प्रकार का डिफ्लेक्शन होता है कि जो अपर सरफेस है वो डाउन कटिंग होते होते ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुँच जाती है। इस प्रकार का डिफ्लेक्शन होता है और विभिन्न गहराइयों की द्रोणियों का निर्माण हो जाता है तथा मरुस्थलीय व मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी के वायु द्वारा अपमान होने से जमीन बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये नुकसान भी होता है। दूसरी जो प्रोसेस जो है जिसको हम अपघर्षण या एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन या अपघर्षण में वायु द्वारा अपने साथ उड़ाकर लाए गए परिवाहित बालूकण अनावृत सेल शस्त्रों से वेग के साथ टकराने के फलस्वरूप सेलों की बाहरी असमान सतह अपघर्षण के कारण समतल व चिकनी हो जाती है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होकर जो मटेरियल आया है, बालूकण जो आए हैं, वो अनावृत सेल शस्त्रों से वेग के साथ आकर टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप सेलों की बाहरी असमान सतह अपघर्षण के कारण समतल और चिकनी हो जाती है तथा यह प्रक्रम पवन अपघर्षण या विंड एब्रेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न कारकों यथा बालूकणों की प्रचुरता व कठोरता एवं इनकी माप व आकार, वायु के वेग और सेल शस्त्रों की कठोरता पर निर्भर करती है। यानी जो विंड एब्रेशन है, इस प्रक्रिया में जो विंड के साथ जो मटेरियल आया है, जो बालू आई है, विंड का वेग क्या है, बालू कणों की प्रचुरता कितनी है, उन कणों की कठोरता कितनी है, उनका माप और आकार क्या है, और जिन शस्त्रों पर जाकर ये टकरा रहे हैं उस सेल शस्त्रों की स्वयं की कठोरता क्या है, उन सब पर यह प्रक्रिया निर्भर करती है। पवन अपघर्षण के कारण कठोरता में विभिन्नता युक्त सेल शस्त्रों के अपरदन की दर में विभेद रहता है। विभिन्न प्रकार की कठोरता होने पर इनका जो एक्ट है टकराने का और उसके बाद उसका जो प्रभाव पड़ता है, अगर सेल की कठोरताएं अलग अलग होगी तो इसका जो प्रक्रिया का रिजल्ट है वो भी नेचुरली डिफरेंट होगा। कठोर सेलों के नीचे कम कठोर सेल शस्त्र होने पर इन नीचे स्थित सेल शस्त्रों का वायु द्वारा उड़ाकर लाए गए सेल एवं बालू कणों द्वारा अपघर्षण के फलस्वरूप अधिक अपरदन हो जाता है। यानी अगर किसी केस में जहाँ ये जाकर टकरा रहे हैं, ऊपर के जो बेड्स हैं वो अगर कठोर हैं और नीचे वाले बेड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम कठोर हैं, तो वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर इनका अटैक ज़्यादा फोर्सफुली होगा, उसके ऊपर इसका एक्ट जो है वो अधिक होगा। तो वो जो नीचे की जो बेड्स हैं वो अपरिदित अधिक हो जाएंगे कंपैरेटिवली कि अपर पोर्शन में, क्योंकि उसकी कठोरता ज़्यादा है, जबकि ऊपर के कठोर सेल का अपरदन कम होगा क्योंकि वो कठोर है। यह प्रक्रिया अद्र्योदन यानी अंडर कटिंग कहलाती है। तो ये एब्रेशन के प्रोसेस में जब इस प्रकार की विंड ब्लोन जो हवाएं चलती है और वो इस क्षेत्र में से गुजरती है, जबकि उस क्षेत्र में ऊपरी जो शस्त्र हैं वो कठोर हैं, नीचे वाले शस्त्र जो हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर हैं, तो उनके ऊपर इनका अटैक ज़्यादा होगा। तो वो जो नीचे वाले जो पोर्शन है वो ज़्यादा अपराधित हो जाएगा कंपैरेटिवली ऊपर के तुलना में। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसे हम अंडर कटिंग बोलते हैं। शैलों में संधि तल यानी जॉइंट प्लेन की मौजूदगी में अपघर्षण की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर किसी में इस प्रकार की चट्टानों में जॉइंट प्लेन है तो वो वीक प्लेन्स होते हैं, तो उन वीक प्लेन्स के अलॉन्ग भी इनका एक्शन जो है वो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। वह इस कारण संधि तल का माप बढ़ जाता है और अंत में संगीत शैल खंड अलग अलग हो जाते हैं। वायु अपघर्षण या विंड एब्रेजन के कारण लाइमस्टोन और ग्रेनाइट रॉक्स की बाह्य सतह क्रमशः चिकनी व गर्त में चिकनी हो जाती है।
लाइमस्टोन में तो चिकनी हो जाएगी और ग्रेनाइट्स में उसमें होल्स बन जाएंगे, गर्त में चिकनी हो जाती है। आग्नेय सेलों की अपेक्षा अवसादी सेलों पर वायु अपघर्षण की क्रियाशीलता अधिक होती है। नेचुरली इग्नेस रॉक्स की कठोरता अधिक होती है, इसलिए उस पर विंड एब्रेजन का जो इम्पैक्ट है कंपेरेटिवली सेडिमेंट्री रॉक्स की तुलना में कम नज़र आता है। इस स्लाइड में हम एब्रेशन को स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सैंड और रॉक पार्टिकल्स कैरिड बाय विंड और वाटर वियर अवे एट रॉक्स। यहाँ हम विंड की बात कर रहे हैं, तो जो हवा के साथ जो सैंड पार्टिकल्स आते हैं वो चट्टानों के ऊपर आकर टकराते हैं। दिस इज सिमिलर टू सैंड पेपर बीइंग यूज्ड ऑन वुड। लकड़ी के ऊपर हम सैंड पेपर से रगड़ते हैं तो किस प्रकार की क्रिया होती है, ठीक वैसा ही असर चट्टानों के ऊपर हवा जब अपने साथ इन बालू के कणों को प्रवाहित करती हुई लाकर टक्कर मारती है तो ये एब्रेजन होता है। और इस एब्रेजन की एक महत्वपूर्ण घटना किस प्रकार से अंडर कटिंग होती है वो हमने आपको अभी समझाया। तीसरा जो प्रोसेस है विंड इरोजन में उसे हम सन्निकर्षण या एट्रीशन बोलते हैं। सन्निकर्षण में वायु के द्वारा उड़कर परिवहित हो रहे शैल कण एवं बालू कण आपस में टकराते रहते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ये जब हवा अपने साथ इन बालू कणों और शैल कणों को लेके परिवहित हो रही है, इन द प्रोसेस ये आपस में भी टकराते रहते हैं। ये सारे कण जो हैं आपस में भी टकराते हैं, जिससे इनकी आकृति व साइज में लगातार परिवर्तन होता रहता है और ये कण टूटकर छोटे आकार के हो जाते हैं और इनकी सतह चिकनी और आकृति गोल हो जाती है। यह प्रक्रिया पवन सन्निकर्षण कहलाती है, यानी विंड एट्रीशन जिसे हम बोलते हैं। पवन सन्निकर्षण प्रक्रिया के अनुकूल परिस्थितियों के तहत वायु तेज वेग के साथ चलती रहनी चाहिए, ये उसकी पहली कंडीशन है, ताकि बालू के कण अधिक समय तक उड़ते हुए आपस में टकराते हुए अधिक दूरी तक परिवहित होते रहें और इनका निक्षेपण नहीं होना चाहिए। यानी जब तक आंधी तेज गति के साथ चलेगी, यानी पवन सन्निकर्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तभी होगी जब वायु का वेग तेज होगा और तेज वेग की वायु अपने साथ इन बालू के कणों को लंबी दूरी तक तय करती हुई आगे जाएगी और वो उनको डिपॉजिट नहीं होने देगी, क्योंकि अभी तक उसमें वो ताकत है कि वो उनको कैरी कर सकती है। तो जब लंबी दूरी तक वो इनको कैरी करते हुए ले जाएगी तो ये बालू के और शैल के कण जो हैं लंबी दूरी तय करते हुए आपस में भी टकराते रहते हैं और उनकी सतह चिकनी हो जाती है और जो माप है वो गोलाकार होता जाता है। यह प्रक्रिया सन्निकर्षण कहलाती है। वायु अपरदन निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। ये अपरदन की तीनों बात हमने अभी पढ़ी, तीनों में अलग अलग तरीके से किस प्रकार से काम होता है। अपवाहन डिफ्लेशन, दूसरा हमने पढ़ा अपघर्षण एब्रेशन और तीसरा भी हमने डिस्कस किया सन्निकर्षण और एट्रीशन। इन तीनों प्रोसेस के मार्फत वायु शैल कणों को इरोड करती है और ये जो वायु का अपरदन या इरोजन बाय विंड जो है वो किन कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1, वायु द्वारा अपरदन के लिए शुष्क जलवायु अनुकूल होती है, यानी जो एनवायरनमेंट चाहिए वायु द्वारा अपरदन के लिए, तो वहाँ का जलवायु कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। दिन व रात के तापमान में मरुस्थलीय जलवायु में अधिक अंतर होने के कारण में दिन में अधिक तापमान के कारण सेलों का प्रसार होता है और वहीं रात में कम तापमान होने के कारण सेलों का संकुचन हो जाता है। हमने पढ़ा है, ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। थार डेजर्ट में हम देखते हैं रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जो बालू है वो सूर्य की रोशनी में दिन में तपते हुए तेज़ गर्मी में बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और रात को वापस ठंडी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो तापमान में परिवर्तन है उसके कारण सेलों का संकुचन होता है। सेलों के इस प्रकार के असमान प्रसार व संकुचन के फलस्वरूप
इनमें दरारें निर्मित हो जाती है और दरारों पर बालू कणों द्वारा तीव्रता से अपरदन होता है। तो जब ये इस प्रकार के क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं संकुचन और प्रसार के कारण, तो उनके ऊपर वीकर प्लेन्स के डेवलप होने के कारण ये जो वायु के साथ बालू के कण जो आते हैं, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रीशन के द्वारा वो आकर इनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनका अपरदन तीव्रता से होता है। ये एट्रीशन को समझाने का प्रयास इस स्लाइड के माध्यम से कर रहे हैं। द रॉक पार्टिकल्स नॉट ओनली एब्रेड द एक्सपोज बेड रॉक बट दे देमसेल्व्स आर ऑल्सो एब्रेडेड बाई कोलाइडिंग अगेंस्ट वन अनदर। क्योंकि वायु अपने साथ लंबी दूरी तक इन सेल कणों को लेके उड़ती रहती है, तो लंबी दूरी तय करते समय जब ये परिवहित होते हैं तो ये आपस में भी टकराते रहते हैं। दिस प्रोड्यूसेस ए राउंडेड अपीयरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स। जो दूसरा कारण है जिसके कारण ये अपरदन वायु का प्रभावित होता है, वायु की गति व दिशा। वायु की गति व दिशा से भी वायु अपरदन प्रभावित होता है। अधिक गति होने पर वायु अपने साथ अधिक मात्रा में बालू कणों को और सेल कणों को प्रवाहित करती है तथा इनमें परस्पर संघर्षण भी अधिक होगा, जैसा कि अभी हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया। अत्यधिक वेग के फलस्वरूप वायु के साथ उड़ने वाले बालू कणों की अनावृत्ति सतहों पर अधिक तीव्रता से टकराते हुए अपरदन का कार्य करते हैं। ये वायु की गति और उसकी दिशा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वायु की दिशा में बदलाव होने पर सेलों पर विभिन्न दिशाओं में अपरदन होगा। अब वायु अपनी अगर दिशाएं बदलती रहेगी, कभी नॉर्थ की तरफ बह गई, कभी उत्तर की तरफ, कभी पश्चिम की तरफ, कभी पूरब की तरफ, कभी उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये दिशा परिवर्तन के कारण उस सेल के चारों तरफ हर दिशाओं में अपरदन का प्रभाव नज़र आने लगेगा। तीसरा जो कारक है, सेल व सेल कणों के लक्षण भी वायु अपरदन को प्रभावित करते हैं। संधि एवं दरार युक्त सेलों पर बालू कण व सेल कण सरलतापूर्वक अपरदन का कार्य करते हैं। वहीं आग्नेय सेलों की तुलना में अवसादी सेलों पर वायु अपरदन का कार्य अधिक सुगमता से होगा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन इग्नेस रॉक्स। वायु के साथ परिवहित बड़े सेल कणों द्वारा भू सतह के पास स्थित सेलों का अपरदन का कार्य अधिक होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वायु अपरदन प्रभावित होता है। तो विंड इरोजन के जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित होते हैं, उसमें शुष्क जलवायु, दिन और रात के तापमान में परिवर्तन, वायु की गति, उसकी दिशा और जो रॉक्स इन्वॉल्व होती है इस प्रक्रिया में, वो और उसके रॉक फ्रैगमेंट्स, उनके क्या करैक्टर्स हैं। अगर उस एरिया में जॉइंटेड इलाका है या क्रैक्स डेवलप हुए हैं, इग्नेस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनका क्या संगठन है, ये सभी बातें विंड इरोजन को प्रभावित करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट। जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी फिजिकल एजेंसी 3 प्रकार से काम करती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। अभी तक हमने विंड इरोजन के बारे में चर्चा की, अब हम ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड के ऊपर चर्चा करेंगे। वायु या पवन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। वायु के द्वारा सेल कणों व बालू कणों को परिवहन निलंबित अवस्था में यानी सस्पेंडेड स्टेज में या सतह पर लुढ़कते हुए 2 प्रकार से होता है। परिवहन वायु के वेग व सेल कणों के आकार व घनत्व पर निर्भर करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो 2 कारक हैं जिससे प्रभावित होता है, एक तो वायु की वेग यानी वेलोसिटी ऑफ विंड और दूसरा सेल कणों के आकार और घनत्व, डेंसिटी एंड साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। वायु के वेग के साथ सूक्ष्म व कम घनत्व वाले सेल कणों का परिवहन कई किलोमीटर की दूरी तक होगा। वायु के वेग, गति में परिवर्तन तथा वायु के बहने की दिशा में अवरोध आ जाने पर परिवहन का कार्य प्रभावित होता है। एक तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई या कोई ऑब्स्टेकल आ गया। वायु के तीव्र वेग से बहने पर सेल कण अधिक मात्रा में अधिक दूरी तक परिवहित होते हैं। वहीं वायु की गति में कमी होने पर
सबसे पहले बड़े सेल कणों का और फिर सूक्ष्म सेल कणों का निक्षेपण होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि विंड की वेलोसिटी जैसे जैसे कम होगी, सबसे पहले जो बड़े कण हैं वो डिपॉजिट होना प्रारंभ हो जाएंगे, मध्यम कण के और सूक्ष्म कण जो और अधिक परिवहित हो सकते हैं। जब वायु की कैपेसिटी वेलोसिटी में और कमी होगी तो मध्यम कण के जो कण हैं वो निक्षेपित हो जाएंगे, और जब लास्ट में जाकर पवन की वेग बिल्कुल कम हो जाएगी तो जो बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। वायु के बहाव की दिशा में अवरोध, जो ऑब्स्टेकल है, वो कैसे आ सकते हैं? कोई बड़ा पेड़ आ गया, बड़ा माउंटेन रेंज आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई, तो उसके बहाव की दिशा में अवरोध आ जाएगा। और ये इस प्रकार का अवरोध आने पर परिवहित हो रहे सेल कणों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तो ये विंड डिपोजिशन की मोटी मोटी बात हुई। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से ये जो परिवहन की प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, ये विंड का डायरेक्शन, ये इस प्रकार से विंड चली, तो यहाँ ये जो पार्टिकल्स हैं उनको वो साल्टेशन के माध्यम से, क्रीप के माध्यम से इनको मूव करती है, या सस्पेंशन की स्टेज में, निलंबित अवस्था में। तो इस प्रकार से वायु इन कणों को अपने वेग के साथ लंबी दूरी तक परिवहित करती है। तो ये इस प्रकार से आज हमने इस व्याख्यान में विंड के जो 3 काम हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, उनमें से जो 2 पहली प्रक्रियाएं हैं, विंड इरोजन और विंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में हमने चर्चा की। विद्यार्थियों, जो आप यूजी के विद्यार्थी हैं, वो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लिस्टें जारी होने लग गई हैं। सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के विद्यार्थी घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे हैं। पीजी के विद्यार्थी भी घर बैठे अध्ययन कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में सतर्क रहते हुए अपने घर बैठे अध्ययन को जारी रखें, और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के टीचिंग फैकल्टीज़ द्वारा जो भी पीडीएफ या वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका आप मन लगाकर अध्ययन करें। आपको असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, आप इनके अध्ययन से उन असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और नोट्स भी बनाएं। जैसा कि सरकार आपको बार बार सतर्क रहने के लिए आग्रह करती है, आप घर पर रहते हुए अपने अध्ययन को भी जारी रखें, और जो सरकारी गाइडलाइंस हैं बगैर मास्क के इधर उधर नहीं घूमें, 2 गज की दूरी का, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और बार बार सैनिटाइजेशन करते हुए सतर्क रहें। बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो गई, अब पीजी के प्रवेश होंगे। आपको सतर्क रहना है। ऑनलाइन मॉड्यूल में जब भी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकले, पीजी कोर्सेज़ के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी है आगे पढ़ाई करने के लिए। और जो पीजी के विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर के पीजी के विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं, तो वो भी अपनी पढ़ाई को चालू रखें। और आज की बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर जो हम ये वीडियो अपलोड करते हैं उनका अध्ययन करें, इन्हें देखें, सुनें, समझें, पढ़ें, और जो असाइनमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर दें। आज के जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के इस व्याख्यान के पहले भाग में मैंने आपको विंड इरोजन और विंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। इसके दूसरे व्याख्यान में हम जब चलेंगे तो विंड के जो तीसरा कार्य होता है, विंड डिपोजिशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो लैंडफॉर्म्स जो इस विंड के जियोलॉजिकल वर्क के कारण बनते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आप सतर्क रहें। कोविड-19 की इस महामारी के दौर में खुद की सुरक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, सजग रहें और अपने घर पर बैठे पढ़ाई को जारी रखें।